काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मेरे रेस्पेक्ट में तो ये मोशन में ना पीछे चलता हुआ चला गया, मेरे रेस्पेक्ट में। तो ध्यान दो, इस वेलोसिटी के दो काम हो गए। एक काम है इस रिवर की वेलोसिटी से लड़ना, और एक है रिवर को क्रॉस करना। वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला, और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। NSEJS काइनेमैटिक्स में लेक्चर नंबर 6 में आज हम रिलेटिव मोशन को पढ़ने वाले हैं। काइनेमैटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। बाहर से छूते हुए वापस अपने इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो काइनेमैटिक्स में हमने डिस्कस किया है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, और इनकी हेल्प से हमने मोशन को स्टडी किया। फिर हमने 1D मोशन पढ़ा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कार जा रही है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये इतनी वेलोसिटी, इतना एक्सेलरेशन है। फिर हमने उनकी तीन रिलेशन को पढ़ा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम का एक रिश्ता था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। फिर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एक्सेलरेशन की हेल्प से, जो हमने डिराइव किया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। एक्सेलरेशन है तो ये होता है, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात। आज हम जो बात करने वाले हैं, अच्छा हाँ, एक और बात, हमने वो 1D मोशन ये पढ़ा, फिर हमने 1D मोशन ये पढ़ा, वर्टिकल में मोशन अंडर ग्रेविटी। इस वेलोसिटी से फेंका तो पार्टिकल कब मैक्सिमम हाइट पे होगा, कब वापस आ जाएगा, ऐसी बातें हमने डिस्कस करी। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब डिस्कस किया। इसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया। इन दो मोशन का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो पार्टिकल कैसे मूव करके जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। तो भैया फाइनली आज हम आए हैं अपने रिलेटिव मोशन टॉपिक पे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के टारगेट्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले रिलेटिव मोशन ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव मोशन, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। रिलेटिव मोशन हम पहले 1D में पढ़ेंगे और फिर 2D में पढ़ेंगे। तो रिलेटिव मोशन होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझो। आओ बच्चों, साथ में हो लो, जल्दी से तुम कॉपी खोलो, आओ बच्चों। चलो भाई, बहुत शानदार। तो रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं। रिलेटिव मोशन, मोशन तो मोशन है ही, लेकिन रिलेटिव मोशन क्या है? क्या कह रहे हैं बच्चा? हैव यू फेल्ट लाइक एवरीथिंग मूविंग बैकवर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग? जब मैं चलता हूं तो मुझे बाहर की दुनिया ऐसी महसूस देती है, ऐसी ऑब्जर्व होती है, ऐसा आभास होता है मुझे कि जो दुनिया है वो पीछे की तरफ चली जा रही है। मैं रेस्ट पर हूं। अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, बड़ी प्यारी फील आती है कभी कभी, दो ट्रेन बराबर बराबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हों और आपकी ट्रेन वहीं रुकी रहे, बराबर वाली ट्रेन धीरे से चलना शुरू कर दे, तो आप उसको देख के एक पल के लिए जरा सा डाउट में आ जाते हो कि यार ये चल रही है कि मैं चल रहा हूं, ये चल रही है कि मैं चल रहा हूं। लेकिन फिर आप बराबर में दूसरी तरफ देखते हो कि यार ये तो रुका हुआ है, जो प्लेटफॉर्म पे चाय वाला खड़ा आवाज लगा रहा है, ये यहीं का यहीं है, तो इसका मतलब मैं नहीं चल रहा हूं, ये चल रही है। कौन चल रही है? बराबर वाली ट्रेन चल रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, वो भी चलते हुए महसूस दे रही है पीछे की तरफ, और ये जो चाय वाला है ये भी पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब आप चल रहे हो, हाँ या ना? तो बड़ी प्यारी फील होती है। इसे ही कहते हैं रिलेटिव मोशन। इसे ही कहते हैं रिलेटिव मोशन, जो आप अपने रेस्पेक्ट में बाहर वाले को ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं और बात करता हूं और डिस्कशन करता हूं, जब आप अपने रेस्पेक्ट में सामने वाले का मोशन ऑब्जर्व करते हो, तब जो मोशन सामने वाले का आता है आपके रेस्पेक्ट में, उसी को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। समझ में नहीं आई बात? समझ में आएगी। तो बिल्कुल हमने ऐसा महसूस किया है, ठीक है। ट्रेन में बैठते हैं तो हमें बराबर वाली ट्रेन, जब अगर हमारी ट्रेन चल रही तो बराबर वाली ट्रेन पीछे जाती हुई नजर आती है, ठीक है। आ जाओ। अब वो जो ऑब्जर्व हो रहा है ना, ध्यान देना मेरी बात पे, जो ऑब्जर्व हो रहा है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझो, ध्यान देना बात पे। यहाँ पे ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी, और ये है पर्सन सी।
ग्रीन मैन, ठीक है, ये वाला, ये खड़ा हुआ है पेड़, पेड़ से ऐसे टेक लगा के खड़ा हुआ है, ठीक है भैया। ये खड़ा हुआ है हमारा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हुआ क्या, ये है सी। अगर मैं ए और बी की बात करूं, वो बस के अंदर है, बस जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, बस जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, बस आगे की तरफ चल रही है। तो ए, फिलहाल मैं क्या कहूं कि बी रेस्ट पर है, मतलब बी यहां खड़ा हुआ है, ए यहां पे खड़ा हुआ है। तो मैं पूछूं ए को फोन मिलाऊं, ए को मैंने फोन मिलाया, मैंने पूछा बी कहाँ है, तो उसने कहा बी रेस्ट पर है, मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो उसने पूछा, मैंने फोन करा ए को, पूछा बी कहाँ है, उसने कहा मेरे सामने खड़ा है, रुका हुआ है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने सी को फोन मिलाया, मैंने कहा बी कहाँ है, उसने कहा अभी अभी मेरे सामने से गया है और चलता जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो दो आदमी अलग अलग बात बोल रहे बी के बारे में। ए बोल रहा है कि बी रेस्ट पर है, बी इज एट रेस्ट, ध्यान देना, बी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। ए की नजर से तुम देखो तो तुमको समझ में आए कि बी है रेस्ट पर, बी इज इन मोशन, बी इज मूविंग with, B is moving with 5 मीटर पर सेकंड with respect to C। समझ में आई बात, with respect to C। तो एक ही ऑब्जेक्ट की दो स्टेट बताई जा सकती हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि जो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे। यहां पे इस वाले केस में कौन है ऑब्जर्वर, 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 ऑब्जर्वर इज ए। यहां पे कौन है ऑब्जर्वर इस वाले केस में, अरे मेरे बच्चों सुन लो, ऑब्जर्वर इज सी, ऑब्जर्वर इज सी। तो मैं क्या यहां पे एक नोट करके लिख दूं, क्या मैं यहां पर एक नोट नोट लिख दूं, मेरे बच्चे नोट लिखेगा, मेरा बच्चा नोट लिखेगा यहां पर, क्या लिखेगा मेरा बच्चा, द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसकी स्टेट बताई जा रही, मतलब मेरी या इस पेन की अगर स्टेट बताई जाए, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो ये मोशन में है ना, पीछे चलता हुआ चला गया, मेरे रेस्पेक्ट में पीछे चला गया, अरे हाँ या ना, मेरे रेस्पेक्ट में ये अब आगे चला गया, मेरे रेस्पेक्ट में अब ये पीछे चला गया, मोशन में है। लेकिन तुम्हारे लिए, तुम रेस्ट पर बैठे हो, तो तुम्हारे लिए तो ये कैसा है, रेस्ट पर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट जब बताएंगे कि वो रेस्ट पे है या मोशन में, ये किस पे डिपेंड करता है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, क्या बोला, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends, the state of an object depends on the observer, depends on the observer, ऑब्जर्वर कहाँ है, डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जर्वर। बात समझ में आ गई बात। अब इस ऑब्जर्वर की बात करते हैं, ठीक है, इस ऑब्जर्वर की बात करते हैं, आ जाओ, इस ऑब्जर्वर की बात करते हैं भैया, आ जाओ, आ जाओ। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, ये कौन है हमारा ऑब्जर्वर। अगर हम ट्रेन के अंदर से बैठ के दुनिया को देख रहे हैं, तो हम क्या हैं, ऑब्जर्वर, क्या हैं, ऑब्जर्वर। और जहां से हम दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं ना, ये वाली, ये पूरी बस, ये पूरी ट्रेन जो भी है, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इसको,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आई बात? तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, समझ में आएगा आपको। देखो भाई, मैं अगर बस की किसी सीट से बैठ के बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूं या अंदर की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मतलब मैं बस की सीट पे बैठा हूं, तो जो बस की सीट है जहां से मैं दुनिया को देख रहा हूं, सराउंडिंग्स को चेक कर रहा हूं अपनी बस के अंदर या बस के बाहर, इट डजेंट मैटर, अगर मैं किसी पोजीशन से सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वो तो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट? मैं हूं ऑब्जर्वर, और वो पॉइंट जिस फ्रेम से जुड़ा हुआ है वो पूरा क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर करता हूं मैं। मान लीजिए कि मैं बस के अंदर बैठा हूं, बस चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और मैं ऑब्जर्वर, ठीक है? तो जो बस है, वो ट्रेन, बस, कुछ भी, वो कार, वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस पॉइंट से ऑब्जर्व करूंगा वो रेफरेंस पॉइंट है। मैं हूं ऑब्जर्वर, और वो पॉइंट जिस फ्रेम से जुड़ा है वो पूरी बॉडी, पूरी चीज क्या कहलाएगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं भैया। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच वन कैन स्टडी मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो सेट ऑफ कंडीशंस, वो डिफाइंड सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में, मतलब मैं मूविंग बस में बैठा हूं, तो मैं मूविंग बस के रेस्पेक्ट में दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूं, दैट मूविंग बस विल वर्क एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मी। समझ में आई बात? मेरे लिए वो बस क्या हो गई है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई है। अरे मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी सी बातें लेकिन मजेदार बातें, बढ़िया सवाल बनेंगे। आ जाओ। एग्जाम्पल, अ बस कैन बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच वन कैन स्टडी द मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां से बैठ के दुनिया को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहां से बैठकर दुनिया को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उससे जुड़ी जो चीजें हैं, या वो पोजीशन, वो रेफरेंस, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिस जगह से जुड़ा हुआ है, जिस फ्रेम से जुड़ा हुआ है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अगर मैं एरोप्लेन में बैठा हूं, अगर मैं कहां बैठा हूं? एरोप्लेन में बैठा हूं, ठीक है? तो एरोप्लेन जो ये उड़ता हुआ जा रहा है, ये मेरे लिए कैसा काम करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। बात समझ में आई भैया? ये किसका काम करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है, समझना बात को। तो यहां से बैठ के अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये बैठा मैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये हूं मैं, पायलट। अच्छा मास्टर, पायलट बनेगा? ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया मेरे लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्वर यहां हूं, ऑब्जर्वर, और अगर यही मूविंग बस में हो गई बात, कहाँ हो गई? मूविंग बस में। तो बस की बस बस की बात करूं, अगर मैं बस के अंदर यहां से बैठ के दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं यहां से बैठकर दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मैं कौन हूं? ऑब्जर्वर, तो ये क्या हो जाएगी? ये पूरी बस क्या हो जाएगी? ये पूरी बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में दुनिया को ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है? ये बस चल रही है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं पूरी दुनिया को देखूंगा, मेरे रेस्पेक्ट में पूरी दुनिया 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई यार? तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कुछ चीजें डिपेंड करती हैं और कुछ चीजें डिपेंड नहीं करती। ठीक है राजू भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहली बात, अगर अगर मैं और ये पेन साथ साथ गिरते रहें, फ्री फॉल करें एक साथ, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये नहीं चला।
मेरे रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। मैं भी बस में बैठा हूं, ये भी बस में बैठा है, तो मेरे रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। जब भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ, गर्दन घुमाता हूँ, तो ये मुझे यहीं भी दिखता है, इसकी पोजीशन वहीं है। मेरे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन नहीं बदल रही। तो सबसे पहली बात क्या कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, मैं बस में बैठ के जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, मुझे सामने एक पेड़ है, सामने क्या है? एक पेड़ है, मुझे दिख रहा है बस में से बैठ के मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। वो पेड़ मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, वो पेड़ मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से ही। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस पेड़ के पास वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ। ध्यान से समझो मेरी बात को। वो तो रुका हुआ था, वो तो क्या था? रुका हुआ। और मैं जा रहा हूं चलता हुआ उसके पास, लेकिन मुझे क्या लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है? मैंने क्या ऑब्जर्व किया? दैट द ट्री इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वेलोसिटी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर मैं रुकी बस में खड़ा हूं तो पेड़ की वेलोसिटी जीरो बताऊंगा। अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से उसके पास जा रहा हूं तो मैं 5 मीटर पर सेकंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन बताऊंगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो वेलोसिटी क्या हो गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें। फोर्स डिपेंड, खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फोर्स के बाद मैं बात नहीं करूंगा, बात ही नहीं करूंगा, बात ही नहीं करूंगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और भैया और किसकी बात कर लें? वेलोसिटी कर रही है तो मोमेंटम भी करेगा, ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो डिपेंड, कुछ चीजें हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। क्या आप चाहे एरोप्लेन से उड़ते हुए जाते हुए देखो, चाहे आप बस में रुकी बस में बैठ के देखो, चाहे आप चलती बस में बैठ के देखो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहती हैं और उनको वैसे ही बता दिया जाता है। जैसे कि टाइम, टाइम इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से बैठ के दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से सुनना। नोट करते हैं ना हम टाइम को अलग से, अभी इसके बारे में भी लिखना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस भी, किसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये भी डिपेंड करता है इस बात पे कि ऑब्जर्वर कहाँ है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। और इसको कैसे भूल सकते हैं? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और कौन कौन डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन एफ ओ आर, डज नॉट डिपेंड ऑन एफ ओ आर। वो कौन से हैं? एक है टाइम, और अगर आप समझ पाओ तो इसको भी समझो, क्योंकि ये ही आपको कुछ अलग बनाएगा। यहाँ पे एटसेट्रा लिख देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। टाइम, दो पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशन, क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक तो टाइम, 2 पॉइंट हैं, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट यही है। अब आप चाहे हवाई जहाज से उड़ते हुए देखो या मार्स से देखो, घूमते हुए मार्स पे बैठ के देखो, या आप इसके नीचे से बस उड़ा कैसे जाओगे? बस पे बैठ के जा रहे हो, बस में बैठ के जा रहे हो, कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, खड़े होके देखो, ये नहीं बदलने वाला। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये बात डिपेंड नहीं करती। क्या? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स।
डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स, टाइम और ये, ठीक है। ये दो बातें एफ ओ आर पे डिपेंड नहीं करती, और ये वाली जितनी बातें हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, बहुत शानदार, मजा ही आ रहा है बिल्कुल एकदम खतरनाक। इधर देखो, देखो भाई, अब मैं आपको रिलेटिव मोशन इन 1D पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम फिर कुछ आगे करेंगे। 2D में तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम 1D के अंदर रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आओ समझते हैं इस बात को। उस बस वाले एग्जाम्पल को एक बार और उठाते हैं। देखो भाई, इसको फिर से अगर मैं रब कर दूं, यहाँ पे ध्यान देना, कुछ लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा, कुछ लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। देखो, जो ये वाली चीज है, देखना, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी इसको पढ़ा ऐसे जाता है कि बी की वेलोसिटी ए की नजर से, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये एरो भी बना दो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके सर पे एक छोटा सा एरो लगा होता है, अरे हाँ या ना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसके अंदर डायरेक्शन का इंक्लूजन है, अगर उसके अंदर डायरेक्शन का इंक्लूजन है, डायरेक्शन का अता पता उसके साथ आता है, तो उसके सर पे एक छोटा सा एरो बना दो, तो ये बात वेक्टर की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे, क्या कह रहे हैं, बी की वेलोसिटी ए की नजर से, क्या बोला, बी की वेलोसिटी ए की नजर से, बी की वेलोसिटी जो एक्चुअल है वो नहीं, ए की नजर से, बी की वेलोसिटी जो ए को लग रही है, नजर आती है, समझ में आई बात, जो ए को ऑब्जर्व होती है, समझ में आई बात, कितनी है वो, ए को कितनी ऑब्जर्व होगी, कितनी होगी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कितनी होगी सर, -2 मीटर पर सेकेंड। सर -2 मीटर पर सेकेंड काय को, क्योंकि वो पीछे की तरफ आ रहा है, बी ए को क्या पीछे की तरफ आते हुए लगेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, तो -2 मीटर पर सेकेंड। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आपसे पूछ ले, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी बी की नजर से, तो ये क्या होगी, अगर बी, ए वहीं का वहीं है, बी चलता हुआ उसके पास जा रहा है, तो बी को क्या लगा कि ए चलता हुआ उसके पास आया, हाँ या ना, तो ये क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड प्लस के साथ, क्योंकि बी को ए उधर वाली डायरेक्शन में, बी को ए इधर आते हुए लगेगा, इधर की ए चलता हुआ उसके पास आ रहा है, समझ में नहीं आई बात, ए चलता हुआ उसके पास आ रहा है, बात समझ में आई क्या, अरे हाँ या ना, ए की नजर से देखो तो क्या हो रहा था कि बी चलता हुआ उसके पास आ रहा है, ऑब्वियसली आ भी रहा है, ठीक है, और बी की नजर से ए को देखोगे तो वो इधर आ रहा है, समझ में आ रही बात। अब अगली कहानी, बी को, बी कहाँ उड़ गया, ये है बी, ठीक है, फिर से कॉपी कर लूँ इसको, पूरा एनालिसिस करा के भेजूंगा भैया। अगर यहां से मैं कहूं कि अब मुझे सी के रिस्पेक्ट में दुनिया को देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, सी के, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से आगे, सी तो खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी ऑफ सी, कोई ग्राउंड पे, तुम ग्राउंड पे चीटी बन के बैठ जाओ, ग्राउंड पे क्या बन के बैठ जाओ, चीटी, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ग्राउंड ग्राउंड थोड़ी कहीं चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जीरो है। ग्राउंड पे बैठ के देखा तुमने तो सी जीरो पे दिखाई दे रहा था, 0 मीटर पर सेकंड से, वहीं जहां है वहीं। लेकिन ए को कैसा लगेगा, सोचो ना कैसा लगेगा, क्या कहेगा? अगर ए की जगह तुम जाके बैठ जाओ और तुमसे पूछा जाए कि सी कहाँ है, तो तुम क्या कहोगे? वो पीछे निकल गया। अरे वो थोड़ी पीछे निकला, तुम आगे आए हो, कितने से वो पीछे निकल गया? अरे वो तो 5 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे निकल गया, बहुत तेजी से निकला। अरे वो थोड़ी निकला तेजी में, तुम निकले तेजी में आगे। लेकिन तुम अपनी गलती नहीं देखते, तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही बात करते हो। वो क्या कर रहा था, ये नहीं देखते कि तुम्हारी वजह से वो चीजें हो रही थी। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर सी को देखा जाएगा तो क्या रिपोर्ट किया जाएगा? -5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ए की नजर से सी पीछे जाता हुआ दिख रहा होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे राजू भैया? इधर आओ, इधर आओ। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। और अगर कोई पलट के पूछ ले कि सी की नजर से ए देखो, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ए की वेलोसिटी सी की नजर से, ए की वेलोसिटी सी की नजर से, ए की वेलोसिटी सी की नजर से, तो कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही दुनिया? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सी की नजर से बी को देखो तो क्या होगा, ये एक अच्छा केस है, ये एक अच्छा केस है। उड़ा दूं? इसके नजर से किसको देखना है भैया? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। देखो, बस जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से आगे, यानी बी भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से आगे, लेकिन बी 2 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ आने लगा। समझ रहे हो? कहानी सुनना ध्यान से। बी 2 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ चल के आ रहा है। हाँ, बी बस के अंदर 2 मीटर पर सेकंड इधर चल रहा है, यानी कि आगे अगर वो चुपचाप खड़ा रहता तो 5 मीटर पर सेकंड आगे चला जाता बस के साथ साथ। लेकिन वो 2 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ चल के आ रहा है, पीछे पीछे। तो नेट कितनी आगे जा रहा है वो 1 सेकंड में? बस 5 मीटर आगे ले जाती है, वो 2 मीटर पीछे आ जाता है, तो नेट कितना आया? 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? लेकिन जा तो नेट आगे ही रहा होगा, 5 आगे गया 2 पीछे आ गया, तो ओवरऑल नेट कितना आगे गया? 3 मीटर 1 सेकंड में, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आई? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अब बी की नजर से सी को देखो, बी की नजर से सी को देखो, तो जब बी आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो उसको क्या सी पीछे जाता हुआ नजर आएगा 3 मीटर पर सेकंड से? तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी? -3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो नोट क्या करना है? नोट है आपके लिए एक, नोट ये है, ध्यान देना। अगर ये ए है और आगे की तरफ जा रहा है यू से, और ये कोई बी है, ये आगे की तरफ जा रहा है बी से, ओ बी से, बी से, और ये यू से। ठीक है भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको ऐसे, ये तो वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ ए। देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? यू। कितनी है? यू प्लस यू। और वेलोसिटी ऑफ बी ये कितनी है? वी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ ए
with respect to b, velocity of a vector minus velocity of b vector। ये तरीका होता है, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है आपको। आप चाहे इसको ऑब्जर्व भी कर लो, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। देखो, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है u, और वेलोसिटी ऑफ b कितनी है v। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, u माइनस v, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर। जिसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर माइनस करके ऐड कर दिया जाता है। कैसे? नोट चल रहा है ये वाली बात ध्यान रखनी। और क्या बात, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ माइनस से रिलेट करे गए हैं। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ माइनस से रिलेट करे गए हैं। वी ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस साइन से रिलेटेड है। ये बात पीछे भी आपने ऑब्जर्व करी होगी कि प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। वी बी सी वेक्टर, वी सी बी वेक्टर। और ऑब्जर्व कर लो, वी सी ए वेक्टर, वी ए सी वेक्टर, माइनस प्लस का डिफरेंस है। वी बी ए वेक्टर, वी ए बी वेक्टर, माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो यही बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, माइनस साइन से रिलेट करते हैं। इतनी बात समझ में आती है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर ये वाला पार्टिकल, ये ए पार्टिकल है, ये आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये है कोई पी पार्टिकल, ये इधर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो अब ए से पूछा जाए कि बताओ बी क्या कर रहा है, उसने कहा भाई मेरी तरफ आ रहा है। हमने पूछा कितने से आ रहा है, तो क्या बताएगा, क्या बताएगा? ए की नजर से देखना है बी को। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही अप्लाई करके निकाल लो, फील तो मैं आपको भी दिला दूंगा। क्या आएगा? वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। वी बी वैक्टर इधर था लेकिन माइनस लगा दिया मैंने वी बी से पहले, तो क्या इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी? ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को ए को नहीं, अभी ए की बात करेंगे बाद में। बी की नजर से देख रहे हैं, जिसकी नजर से देखते हैं उसको रेस्ट पे मान लो। उसको कैसे मान लो? रेस्ट पे। और उसकी वेलोसिटी जहां भी है उसको पलटो, सामने वाले को दे दो। क्या बात है ये, ध्यान दो, समझो। मतलब जब ये पेड़ रुका हुआ था और बी इसके पास चलता हुआ आएगा, अगर अगर बी इसके पास 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ आ रहा है, तो क्या बी ट्री को बताएगा कि पेड़ मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है? अगर पेड़ नहीं चल रहा है तब बी कह रहा है कि पेड़ मेरी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ आ रहा है। मान लो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर चलने ही लग जाए, तो 5 तो ये वाली और 2 ये वाली, तो दोनों क्या 7 मीटर पर सेकंड हो गई? क्या हो गई? ये वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बी। वही केस मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, यही केस कि अगर बी की नजर से देखा जाए, बी की नजर से देखा जाए और ए ना चल रहा होता, इस फॉर्मूले को भी आप छोड़ दो, और करके समझा रहा हूं। अगर ए ना चल रहा होता, अगर ए ना चल रहा होता, तो बी क्या कहता कि ए मेरी तरफ 3 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ आ रहा है, और आज तो ए चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 5 मीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूले में अगर पुट कर रहे हो तो वी ए कितना है? +2, उधर की डायरेक्शन में ही है तो +2, माइनस वी बी कितना है?
या -3, तो कितना आ गया ये 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी आप फील से समझ सकते हो, ये बातें जितना डिस्कशन मैंने किया है हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब कुछ सवाल देखेंगे भैया। अच्छा, सवाल देखने से पहले एक बात और। रिलेटिव मोशन में रिलेटिव मोशन की ही इक्वेशन लगती हैं, क्या बोला? एक नोट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव, मैंने वेलोसिटी पर तो अप्लाई करके दिखा दिए। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव आर इक्वली applicable on acceleration and displacement। मतलब एक्सेलरेशन, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उधर जा रहा है, अगर ये वाला पार्टिकल उधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये ए है, और ये कोई बी है, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो फिर वही बात, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सेम बात। बी की नजर से देखा जा रहा है ए को, बी की नजर से देखा जा रहा है ए को, तो भैया भैया भैया, क्या 2 + 3 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन पर सेम अप्लाई होती हैं बातें। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए की नज़र से बी को डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए देखा जाए, तो क्या वो -d होगा? कितना होगा? -d, क्योंकि बी डी इधर की डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखोगे तो वो क्या आएगा? +d। बी की नज़र से ए को देखोगे तो वो राइट वर्ड्स पॉजिटिव चलता हुआ आया, तो यही साइन कन्वेंशन है, इधर की डायरेक्शन में। समझे? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और इक्वेशंस सारी एज इट इज यूज होती हैं, इक्वेशंस इन रिलेटिव रिलेटिव मोशन। देखना क्या है ये इक्वेशंस इन रिलेटिव मोशन। वेलोसिटी रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस एक्सेलरेशन रिलेटिव इनटू टी। ये सब रिलेटिव में चलेगा। अब इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव की, एक्सेलरेशन रिलेटिव में, फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव में आफ्टर टाइम टी। अभी करवाऊंगा सवाल, समझ में आ जाएगा। एस रिलेटिव, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ रिलेटिव का चलेगा। एस रिलेटिव, यू रिलेटिव इनटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर, वी रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर +2 ए रिलेटिव इनटू एस रिलेटिव। ये सब इक्वेशंस रिलेटिव में चलती हैं, समझ में आई बात? एक लिख के भी दिखाऊं, एक लिख के भी दिखा देता हूं। बी ए बी इज इक्वल टू यू ए बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी। समझ में आई बात? इसी तरह इसके पैरेलल तो आपने ये लिख दी,
यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। समझ में आ रही बात? एस ए बी इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए बी इंटू टी का स्क्वायर, बी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यू ए बी का स्क्वायर प्लस टू एक्सलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सवाल करते हैं। पॉज करके स्क्रीन को कुछ देखना चाहते हो तो देखो, फिर हम सवाल करते हैं लाइन से। प्रीवियस ईयर भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, आ जाओ। पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखते हैं जहां से हमारी बात शुरू होती है। इस सवाल को देखना, बढ़िया दो कार दौड़ रही हैं, एक 15 मीटर पर सेकंड से जूम और एक जा रही है 25 मीटर पर सेकंड से जूम। तो पीछे से जो आ रही है वो जा रही है 25 मीटर पर सेकंड से, और आगे जो चल रही है वो है 15 मीटर पर सेकंड से। 15 मीटर पर सेकंड से कार जा रही है, उसके पीछा करते हुए एक 25 मीटर पर सेकंड से कार उसके पीछे चल रही है। तो सवाल आपके सामने जो लिखा हुआ है वही बना हुआ भी है, और 60 मीटर का दोनों के बीच में गैप है। कोई दिक्कत? जल्दी से मेरे साथ सवाल पढ़ लो। कार A is moving on a straight road with speed 25 मीटर पर सेकंड। तो कार A ये है। कार B is also moving along the same direction with speed 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, distance between car A and B is 60 मीटर, that's already mentioned. Did car A meet car B? कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा कि कार ए बी को पकड़ नहीं पाएगी। अरे आज नहीं तो कल पकड़ ही लेगी, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से चल रही है, ये कम स्पीड से चल रही है। अरे हाँ या ना? पीछे भागने वाला तेज है तो पकड़ ही लेगा भाई, बिल्कुल। तो कह रहा है अगर हाँ पकड़ लेगी, देन फाइंड टाइम एंड पोजीशन व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी। कह रहा अगर कर लेगी तो वो वक्त बताया जाए और पोजीशन बताई जाए जब कार ए ओवरटेक करेगी कार बी को। ठीक है, तो ध्यान दो इसको कैसे कैसे। सबसे पहले वाला ए के रेस्पेक्ट में दुनिया को देखनी शुरू करो। इसके रेस्पेक्ट में दुनिया को देखनी शुरू करो, ए के रेस्पेक्ट में। इस प्रॉब्लम को हम विद रिस्पेक्ट टू ए भी सॉल्व कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू बी भी सॉल्व कर सकते हैं। हम विद रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व कर रहे हैं। ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने का मतलब है, या बी के रेस्पेक्ट में मैं करना चाहूंगा प्रेफरेबली, कोई खास वजह नहीं है बस। तो मैंने यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में चल रही है दुनिया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? वी ए माइनस वी बी। मतलब बी पे बैठ के अगर आप देखोगे तो आपको कितनी स्पीड से कार ए अपने पास आती हुई लगेगी? भाई 15 से तो आप ही चल रहे हो। अगर कार ए भी 15 से चलने लगती तो 60 मीटर कभी चेंज ही ना हो पाता। 60 मीटर को कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब जो ये गैप है इसको कम करने के लिए कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। किसके? 15 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड के बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है 60 मीटर को कम करने के लिए। अगर ये भी 15 मीटर पर सेकंड से चल रही होती तो ये इसको कभी पकड़ ना पाती और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 60 मीटर ही बने रहता। समझ में आ गई बात आपको? तो मैं आपको जो फील दिलाना चाहता हूं वो यही है, 25 माइनस 15। देखो आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो बढ़ी हुई स्पीड है 15 मीटर से ज्यादा, वही तो रिस्पॉन्सिबल है 60 मीटर को कम करने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट कितना है ए का बी के रिस्पेक्ट में? सर 60 मीटर। मतलब ए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करके आ रहा है बी तक? 60 मीटर। तो ध्यान दो, ध्यान दो, क्या मैं ये जानता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम? बस फर्क इतना हो गया कि यहां पर सारी रिलेटिव वाली चीजें इस्तेमाल की गई हैं। कौन सी इस्तेमाल की गई है? रिलेटिव वाली। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? 60 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है सर? 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा सर? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद कार ए कार बी को ओवरटेक कर जाएगी। समझ में आई बात? अब वो पूछ रहा है कि पोजीशन भी बताओ, तो पोजीशन निकालना कौन सी बड़ी बात है? पोजीशन ऑफ कार ए
वेलोसिटी ऑफ कार ए इनटू टाइम, जितनी देर में वो पकड़ लेगा उसको, तो 25 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा था। और कितनी देर तक चला मेरे बच्चों? 6 सेकंड तक चला है। कितना आया? 150 मीटर। 150 मीटर, 150 मीटर चल के कार ए, पोजीशन ऑफ कार ए जब मिलेंगे, जब ओवरटेक करेगी, तो 150 मीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए। और बी की बात करें, पोजीशन ऑफ कार बी, मतलब बी के रेस्पेक्ट में अगर दुनिया बतानी हो, पोजीशन ऑफ मीटिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कार ए, ऐसा लिखना चाहिए। पोजीशन ऑफ मीटिंग पॉइंट या ओवरटेक जहां हो रहा है, ओवरटेकिंग पॉइंट फ्रॉम कार ए। ठीक है, पोजीशन फ्रॉम बी, मीटिंग पोजीशन फ्रॉम बी कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। बोलो हाँ या ना। वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी, तो 15 इंटू 6 कितना आया? 75 मीटर। कुछ गड़बड़ की क्या? 90 मीटर, 90 मीटर फ्रॉम बी। और ये ऐसे भी समझ में आता है कि 60 मीटर का सेपरेशन जो ए एक्स्ट्रा कवर करके आ रहा है, भाई दोनों मिल ही जाएंगी। कार ए यहां से चल के यहां पहुंचेगी, कार बी यहां से चल के यहां पहुंचेगी, तो ये कितना है? 90 मीटर। तो कार ए 60 एक्स्ट्रा चल के आई होगी, तभी तो टोटल 150 हुआ। अरे हाँ या ना? 150। समझ में आई बात? पॉज करो, कॉपी करो, बेसिक सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था, समझ में आना चाहिए। आ जाओ, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं भाई। देखो, पॉज करके स्क्रीन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। करो सवाल, करो। देखो, उम्मीद है आपने पॉज करके खुद से किया होगा, मैं करवाता हूं अब। तो एक ट्रेन है यहां पर, ठीक है। एक बार तो क्या कर रही है? ओवरटेक कर रही है। एक बार क्या कर रही है? ओवरटेक। सर ऐसी ट्रेन होती है, मान ले यार ये ट्रेन है, ठीक है। और इसको मैं दोबारा कॉपी कर दूं, राजा 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 कर नहीं पाएगा। ओके, एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक ट्रेन की जो लेंथ है वो है 50 मीटर। तो ये ओवरटेक कब कहलाई जाएगी? ध्यान देना मेरी बात पे। ये ओवरटेक कब कहलाई जाए? ओवरटेक जब ये इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाए, अब कहेगी कि कंप्लीटली ओवरटेक कर दिया। समझ में आया क्या? हाँ या ना? कंप्लीटली ओवरटेक अभी कहेंगे, ओवरटेकिंग अभी ओवरटेकिंग स्टार्ट नहीं हुई, अब ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई। ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई, ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, आगे निकल गया, अब ओवरटेक कंप्लीट हो गया। अरे हाँ या ना? अब ओवरटेक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझे राजू भैया? तो यही करना है। तो 50 मीटर की अगर लेंथ है, 50 मीटर इसकी लेंथ है, तो 50 ही मीटर इसकी भी होगी। ये चल रहा है V1 से, हमें दोनों की स्पीड बतानी है शायद, हाँ। और ये चल रहा है V2 से आगे की तरफ। समझ में आ गई बात? तो जब ये ए बी को क्रॉस करेगा, सॉरी ओवरटेक करेगा, तो नेट कितनी वेलोसिटी, पहली बात तो कितना सेपरेशन चलना है इसको? सर 100 मीटर का सेपरेशन चलना पड़ेगा, 100 मीटर इसको चलना पड़ेगा जब ओवरटेक कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरटेक, ओवरटेक।
कितना चलना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कितना है वो 100 मीटर। बी के रिस्पेक्ट में दुनिया को देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी सर, v1 माइनस v2। जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो डिफरेंस जो होता है वेलोसिटी का वो कवर करवाता है दोनों के बीच के सेपरेशन को। ठीक है, फील करो इस बात को, और वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना चाहो वो भी लगा लो, चलेगा। ठीक है, अब यहां पर टाइम कितना लगा, s कितना है ये 100 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2। अरे हाँ है ना, और कितना देर लगी ओवरटेक करने में, 40 सेकेंड। समझ में आई बात। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, s रिलेटिव डिवाइडेड बाय v रिलेटिव। तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2 और ये रहा 40। तो v1 माइनस v2 किसकी इक्वल आ गई, v1 माइनस v2 किसकी इक्वल आ गई 10/4 यानी कि 2.5। ये एक इक्वेशन बन गई अपने पास। दूसरी इक्वेशन का कहां से बनेगी, जब वो उसको क्रॉस करेगा, समझ रहे हो, जब वो उसको क्रॉस करेगा। तो ये ट्रेन ए है और ये वाली ट्रेन बी है। ठीक है, ये जा रहा है इधर से v1 स्पीड से और ये इधर से जा रहा है v2 स्पीड। समझे, आज ये भी 50 मीटर और ये भी 50 मीटर, तो टोटल तो आज भी किसी की भी रिस्पेक्ट में कर लो, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो। तो आज अगर इनको क्रॉस करना है एक दूसरे को, क्या करना है क्रॉस, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगेन ए को कितना चलना है 100 मीटर कंप्लीट चलना है, लेकिन आज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दोनों आमने ऐसे आ रहे हैं, तो क्या एडिशन होगी, v2 से तो यही चला जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि a v2 से तो अपने पास आ ही रहा है और साइमल्टेनियसली उसकी खुद की भी v1 स्पीड इधर की तरफ है, तो v1 प्लस v2 काम करेगी। तो यहां पे t का क्या हो जाएगा s रिलेटिव डिवाइड बाय v रिलेटिव। तो ये क्या है 100 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, और ये टाइम कितने के बराबर था, ये कम लगेगा 20 सेकेंड, तो ये है 20 सेकेंड। अब दो इक्वेशन है, यहां से v1 प्लस v2 निकल के आएगा, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 5। ये है फाइनल इक्वेशन। तो पीछे वाली इक्वेशन क्या थी, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2.5, यही था ना, v1 माइनस v2 इक्वल टू 2.5, v1 प्लस v2 इक्वल टू 5। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या v2 तो उड़ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ v1 इज इक्वल टू 7.5 और v1 कितना आ जाएगा 75 का भी 7.5 का भी हाफ। ये आ गई v1, क्या v2 निकाल लोगे, बोलो हाँ है ना। तो v2 कितनी आ जाएगी, v2 दो तरीके से लिखी जा सकती है, 7.5/2, 5 माइनस v1 कर दो ना, 5 माइनस v1, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे v2। पॉज करके देखो ध्यान से क्या किया है। सबसे पहला केस क्या था कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्रॉसिंग सॉरी ओवरटेकिंग, ये क्या है ओवरटेक वाला केस है, और ये वाला केस कौन सा है क्रॉसिंग। समझे, इसको देखो पॉज करके ध्यान से, फिर इसको देखो ध्यान से पॉज करके, समझ में आया क्या, बढ़िया सवाल है ये। तो सवाल समझ में आया ये, ठीक है। आओ अब एक चोर पुलिस वाला सवाल करते हैं। चोर पुलिस, चोर आगे आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रही है। सवाल पढ़ो मेरे साथ साथ। कहानी कुछ ऐसी है
कि पीछे क्या है, पुलिस वैन, पुलिस वैन, और आगे कौन है, थीफ्स कार, चोर की गाड़ी। सवाल में इतनी रियलिटी दिखा रखी है कि चोर के पास है एक ऐसी कार जिसकी स्पीड है 190 किलोमीटर पर आवर, 190 किलोमीटर पर आवर, और ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से। कैसे पकड़ लेगी इसको, ये तो रियलिटी दिखा रखी है कि पुलिस जाती है धीरे धीरे, चोर जाता है बहुत तेज तो गायब हो जाता है, ठीक है। तो कहानी यही है। अब क्या हुआ देखो, पढ़ लेते हैं सवाल। पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर से बुलेट, पुलिस ने चल रहे थे फायरिंग मार दी भिचकी, और जैसे ही पुलिस ने फायरिंग मार दी, बुलेट जा रही है कितनी स्पीड से, बुलेट जा रही है भैया वन, fires a bullet at thief's car which is speeding away in the same direction with the speed of 190 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने आपको बता ही दिया। इफ द मजल स्पीड बुलेट की ही स्पीड को कहा जाता है, और वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थीफ्स कार। समझ में आई कहानी, थीफ्स कार जा रही है 190 किलोमीटर पर आवर से, पुलिस कार आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, पुलिस कार ने भिशकी गोली चला दी 150 मीटर पर सेकंड से, मजल स्पीड की, मजल स्पीड है और बुलेट चलने लगी। अब पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार। तो जिस वक्त पुलिस ने फायर किया वो मजल स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। पुलिस वैन ऑलरेडी खुद ही चल रही थी 30 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर भी मजल स्पीड में ऐड होगी। सबसे पहले तो इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट समझो कि आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो और आप 2 मीटर पर सेकंड से कोई पत्थर फेंकना चाहते हो, और आपने फेंका वहीं उसमें बैठ के 2 मीटर पर सेकंड से फेंका अपने रेस्पेक्ट में, तो बाहर जो कोई खड़ा है या उस पत्थर को जो एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी वो 10 भी मिलेगी और 2 भी मिलेगी। 10 तो उसको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी क्योंकि वो मूविंग फ्रेम में है, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसको 10 मीटर पर सेकंड तो मिलेगी ही मिलेगी, और 2 मीटर पर सेकंड आप उसको और दे रहे हो, तो 10 प्लस 2, 10 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो और चलते चलते आपने 2 मीटर पर सेकंड से फेंकना चाहा, तो पत्थर को 2 प्लस 10 मिलेगी, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड पत्थर को स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब बुलेट यहां से अलग होगी तो बुलेट निकल रही होगी कितनी स्पीड से, बुलेट निकल रही होगी, एक तो ये 30 किलोमीटर पर आवर उसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, 30 किलोमीटर पर आवर उसको मिलेगी, 30 किलोमीटर पर आवर उसको मिलेगी, और कौन सी स्पीड मिलेगी, जो उसकी मजल स्पीड है, इसको भी मैं किलोमीटर पर आवर में लिख रहा हूं, तो 150 को अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाती है, किलोमीटर पर आवर में। और थीफ कार कितने से जा रही है, 190 से, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गई ये, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 30, तो कार की वजह से मिली जिस पुलिस वैन में वो सवार है, 30 प्लस 150 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार कितनी है, 190 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी आ गई यार ये, 570, आई थिंक 570 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब ये वाली वेलोसिटी ऑफ थीफ है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना आया ये, 570 माइनस 190 किलोमीटर पर आवर,
ये आंसर है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू हीव। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, आ जाओ। ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे दूं क्या? Two trains A and B, which are 100 meter and 60 meter long, are moving in opposite direction on parallel tracks. Velocity of shorter train is 3 times that of longer one. If the train takes 4 seconds to cross each other, find the velocities of each train. ये कुछ नहीं अभी करवाया है ऐसा ही सवाल। एक लॉन्गर ट्रेन ले लो, क्या ले लो, एक लॉन्गर ट्रेन ले लो। ठीक है भाई, लॉन्गर ट्रेन है। ठीक है, और एक क्या है यहाँ पर, शॉर्टर ट्रेन 60। ठीक है, कितनी है 60, तो ये 60 और ये कितनी है 100, तो 160 मीटर। और शॉर्टर ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट। अगर अगर इसकी मैं v मान रहा हूं तो इसकी कितनी माननी पड़ेगी, इसकी माननी पड़ेगी 3v। इसकी कितनी माननी पड़ेगी, 3v। तो कितनी हो गई, आंसर बताना है आपको, आंसर बताना है। क्रॉसिंग में कितना डिस्टेंस लगेगा, क्रॉसिंग में कितना डिस्टेंस लगेगा, 160 मीटर, 160 मीटर। और एस रिलेटिव कितना आ गया? सर सब कुछ खुद ही बता दोगे तो हम क्या करेंगे, बस तुम आंसर बता देना। एस रिलेटिव कितना है 160, वी रिलेटिव कितना आ गया, जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दुनिया चलेगी तो v प्लस 3v, 4v। और क्रॉसिंग में टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। अब तुम्हें आंसर बताना है, आंसर 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 बताएगा बच्चा, बच्चा आंसर बताएगा, आंसर। होमवर्क 1 डिवीजन करके आंसर बता दो, बस इतना ही काम कर देना। आओ अगला सवाल करते हैं। हम्म, इससे अच्छा सवाल करवाता हूँ। आओ भाई। ये वाला सवाल देखो। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग with the velocity 80 km per hour ahead of a car moving with the velocity 65 km per hour in the same direction. What is the relative velocity? ये वाला होमवर्क में, होमवर्क 2। समझ में आई बात, मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल कितने से जा रही है और आगे कार कितने से जा रही है? कोई मेरी कार की मजाक नहीं उड़ाएगा। कार जा रही है कितने से, 65 km/h से। ठीक है, 65 km/h से। और बाइक कितने से आ रही है, 80 km/h से। What is the relative velocity of a motorcycle with respect to the car? आंसर बताना है, आंसर आंसर कमेंट करके बताओ, आंसर आंसर क्या आएगा। करा चुका हूं ऐसा, करा चुका हूं। 50 meter long train are crossing each other in opposite direction with velocity 10 meter per second, 15 meter per second. The time taken by the trains to cross each other। समझ में आई बात, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन। ठीक है, पर ये एक जैसे सवाल करवाए पड़े हो, ऐसे ही सवाल आपके लेवल के हैं और सवाल करवाता हूँ। क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा बताना है। ठीक है, होमवर्क 3 आंसर बताना है। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो, कितनी है, कितनी लेंथ दे रखी है, 50 मीटर, 50 मीटर। अरे यार ये तो वही सेम सवाल हो गया ऑलमोस्ट। चलो, होमवर्क हो गया बढ़िया। ये वाला होमवर्क 4 जैसा पढ़ाया वैसा ही होमवर्क ले लो, होमवर्क 4 आंसर सब बच्चों को, सब बच्चों कमेंट करने हैं।
ठीक है, आंसर बताना है। ये वाला सवाल स्टार मार्क। आओ। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। एलिवेटर मतलब वो लिफ्ट है, लिफ्ट में गया और उसकी हाथ में एक कॉइन था और वो कॉइन ड्रॉप कर दिया उसने, ठीक है। द कॉइन रीचेज द फ्लोर ऑन द एलिवेटर इन टाइम t1, मतलब जब लिफ्ट रुकी खड़ी है और ये आदमी है जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है, उसके हाथ में एक सिक्का है, एक कॉइन है। आदमी के साथ साफ होनी, इंसाफ हो चुका है आदमी के साथ, पाँव हाथ सब बन चुके। हाँ जी। तो ये उसके हाथ में कॉइन है, वो गिरा और टाइम कितना लग गया उसको गिरने में, t1। t1 कब टाइम लगा, जब वो स्टेशनरी है। एंड इन टाइम t2 इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। स्टार मार्क कर लें भैया, मैक्सिमम बच्चा गलत करके आता है इस सवाल को। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। ये कब, जब लिफ्ट स्टेशनरी है। और एक बार जब लिफ्ट, ये वही आदमी है हमारा, लेकिन इस बार लिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। आज भी उसके हाथ में एक सिक्का है और वो हाथ से उसके स्लिप हो गया। अब पूछा जा रहा है बताओ, और इस बार जो टाइम लगा, इस बार जो कॉइन को नीचे गिरने में टाइम लगेगा वो t2 है। वो कह रहा है कि t1 और t2 में, ये कॉइन है इसके हाथ में, ये नीचे गिरने में कितना टाइम लग रहा है, t1 जब स्टेशनरी है, और ये लिफ्ट मूविंग अप, मूविंग विद कांस्टेंट, विद कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलो बताओ कौन सा ज्यादा कौन सा कम, पॉज करो और सोचो, पॉज करो और सोचो, सोचो। कुछ सुनने में और सोचने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो T2 होना चाहिए, T1 से कुछ कम ज्यादा होना चाहिए, T1 से कुछ कम ज्यादा होना चाहिए। और मैक्सिमम लोग तो बोलते हैं कि यार T2 को कम होना चाहिए, T1 से कम होना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट चल के कॉइन के पास जा रही है। इस वाले केस में मतलब यहां से कॉइन स्लिप हुआ तो आ गया फ्लोर पे, यहां पे कॉइन स्लिप होगा तो फ्लोर चल के उसके पास जा रहा है तो जल्दी टच हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, यही यही पॉइंट है। तो T2 कम होना चाहिए, ठीक है, टिक कर दूं मैं ऑप्शन सी। लेकिन जैसे ही सी ऑप्शन टिक करा, आपका -1 हो गया। कॉन्सेप्ट समझो कि जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो कॉइन भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। जब कॉइन स्लिप हुआ होगा तो कॉइन के पास भी तो ऊपर वेलोसिटी होगी, v0। समझे? मूविंग फ्रेम से जब पार्टिकल स्लिप होता है, मूविंग फ्रेम से जब पार्टिकल स्लिप होता है या अलग होता है, तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी लेके अलग होता है, इनर्शिया। ये फिर मैं इनर्शिया वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये पॉइंट। काइनेमेटिक्स नोट, जब जब पार्टिकल फ्रेम से अलग होता है, तो फ्रेम की, तो फ्रेम की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फ्रेम की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन लेकर अलग होता है। ये कौन सी वेलोसिटी और कौन से एक्सेलरेशन है, जो डी अटैचमेंट के वक्त फ्रेम की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन थे।
डी अटैचमेंट के वक्त वाली, एट द टाइम ऑफ डी अटैचमेंट। जब पार्टिकल फ्रेम से अलग होता है तो डी अटैचमेंट के वक्त जो फ्रेम की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होता है वो चुपचाप उन्हें लेकर अलग हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, ये इसी पॉइंट के लिए है। तो जब ये फ्रेम ऊपर जा रहा है वी नॉट से, तो ये पार्टिकल भी तो वी नॉट से ऊपर ही जाएगा, हाँ या ना? ये भी लिफ्ट ऊपर जा रही है वी नॉट से, ये वाला फ्लोर भी ऊपर जा रहा है, तो बात सेम रही। रिलेटिव मोशन देखो क्या दोनों का सेम है? जैसे यहां पर 0 मीटर पर सेकेंड, वैसे ही यहां पर भी 0 मीटर पर सेकेंड। ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो T1 इक्वल टू T2 होना चाहिए, T1 इक्वल टू T2 होना चाहिए, T1 इक्वल टू T2 होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? T1 इक्वल टू T2 होना चाहिए। बढ़िया सवाल है, स्टार मार्क कराया मैंने इसको इसीलिए। बढ़िया। आओ थोड़ी सी अब रिवर बोट प्रॉब्लम भी देख लें और एक सवाल और देखते हैं। मोशन इन relative motion in vertical direction। relative motion in 1D vertical। समझना भैया ये सवाल। एक बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, यहां से एक पार्टिकल और यहां से एक पार्टिकल, समझे? इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से उछाल दिया। ज्यादा से उछालूं? ज्यादा से उछाल देता हूँ भैया, टेंशन की क्या बात है, घबराने की क्या बात है भैया? भैया घबराने की क्या बात है, 20 से उछाल देते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, बढ़िया। और इसको जिस वक्त उछाला सेम टाइम पे इसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। सेम टाइम पे इसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी ले लो? कितनी ले लो भैया? 20 मीटर ही ले लें? नहीं, 20 मीटर ही ले लें भैया, ज़्यादा ले लेते हैं। अच्छा लो, 40 मीटर की ले लें। ठीक है। बढ़िया। आओ बताना ये है कि ये कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। ठीक है, ये वाला पार्टिकल बी है और ये वाला पार्टिकल कौन है? ए है। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 ए इज रिलीज्ड। ए को क्या कर रहा है? रिलीज कर दिया। ए इज रिलीज्ड एंड बी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स with 20 मीटर पर सेकेंड। Find their meeting time and position। Find their meeting time and position। ये सवाल देखने में जैसा भी लग रहा हो लेकिन इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत आसान है। ठीक है, चलो बढ़िया। सवाल को ध्यान से देख लो, पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। प्लीज पॉज करो और ध्यान से देखो सवाल को। आ जाओ भाई, 40 मीटर की हाइट है, दो पार्टिकल के बीच में 40 मीटर का सेपरेशन है। कुछ कहानी ऐसी है, 40 मीटर। ये वाला 20 मीटर पर सेकेंड से उछला और इसके ऊपर जैसे ही ये उछला होगा क्या जी लगने लगा, और जैसे ही यहां से हमने रिलीज करा ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही जाने लगा। जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो बोलो बोलो। और कुछ तो है नहीं इसके पास, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल पी है। आप किसी एक के रेस्पेक्ट में दुनिया देखनी शुरू करो, किसी एक पे जाके बैठ जाओ, किसी एक पार्टिकल पे जाकर बैठ जाओ, क्योंकि जिस पर भी, जिसके रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर रहे होते हैं उसके रेस्पेक्ट में दुनिया नजर आने लगती है।
समझ में आ रही बात? सुनो ध्यान से। तो वेलोसिटी ऑफ, मैं बी पर बैठ के सवाल सॉल्व कर लूं या ए पे बैठ, कहीं पे भी जहां तुम्हारा दिल चाहे, मैं बी के रिस्पेक्ट में कर लूं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो भाई बी पर बैठ के देखेंगे तो क्या ए इनिशियली 20 मीटर से आता हुआ नजर आएगा और नीचे की तरफ आ रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड। क्यों क्यों ये माइनस क्यों लगा? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है बी के रेस्पेक्ट में ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? -40 मीटर। क्योंकि ए 40 मीटर नीचे चल के आएगा। और देख लो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, भाई वो भी जी से नीचे एक्सपीरियंस कर रहा है एक्सेलरेशन, ये भी जी नीचे एक्सपीरियंस कर रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, यानी कि माइनस जी माइनस माइनस जी, क्या जीरो आ चुका है? एक्सेलरेशन तो रिलेटिव में है ही नहीं। तो अब अपनी उस वाली इक्वेशन के पास जाओ, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। सर ए रिलेटिव तो है नहीं, जीरो। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या ये पूरा ही जीरो हो चुका है? तो सिर्फ कितना रह गया? एस रिलेटिव के नाम पर -40, यू रिलेटिव के नाम पर -20 इंटू टी। तो टी कितना आ गया? 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड मिल जाएगा भैया, आफ्टर 2 सेकेंड। मीटिंग टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड, राइट आफ्टर दी स्टार्ट ऑफ मोशन। समझ में आई बात? अब पोजीशन निकालने के लिए कौन सी बड़ी बात है? बी की पोजीशन निकालनी है। बी की पोजीशन निकालनी है जहां पर भी मीट कर जाए कहीं पे, ये एक्स निकालना है कि मान लो यहां मीट कर गए। तो ध्यान दो, ध्यान दो कि 2 सेकंड में बी कितना चल जाएगा, जहां 2 सेकंड में बी पहुंचेगा वहीं मीट कर जाएगा। इसके पास कितनी वेलोसिटी है? 20 मीटर पर सेकंड। एंड एट द सेम टाइम इट इज एक्सपीरियंसिंग जी एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 2 सेकंड बाद कहीं यहाँ मिल जाएगा। तो ये एस या एक्स मैंने पीछे बोल दिया था, तो एक्स कैसे निकलेगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू यू कितना है? 20, ऊपर की तरफ है, इंटू टी, टी के नाम पर क्या पुट करेगा भाई? 2 पुट करेगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन के नाम पे क्या माइनस जी पुट करेंगे? -10, क्योंकि नीचे की तरफ है। ए इज इक्वल टू -10 इंटू टी का स्क्वायर। तो कितना आया ये? 40 -5। अच्छा टी की वैल्यू तो 2 पुट करनी है ना। कितना आ गया ये? -20। एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 40 -20, यानी कि 20 मीटर। और एकदम मिड पॉइंट पे मीट कर रहा है भाई। मीटिंग पोजीशन एट 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। समझे क्या? 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये आंसर है। बढ़िया, समझ में आ रहा है बच्चों? आओ अब एक रिलेटिव मोशन में चलते हैं, खतरनाक बात करते हैं। आ जाओ, रिवर बोट के अंदर जाते हैं। भाई भाई भाई, ये वाला सवाल भी होमवर्क में लेके जाओ भाई। ऐसे कैसे? टफ है क्या? हटा दो, हटा दो, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आऊंगा इस सवाल को। आओ, आईजेएसओ का सवाल देखते हैं। आओ, इससे पहले ही तो हमें डिस्कस करना है वो रिवर बोट प्रॉब्लम। आओ भाई, एक छोटी सी हेडिंग है, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो ध्यान से सुनना, कुछ बातें हैं यहाँ पर। 9th क्लास में आप लोग हो और आपको रिवर बोट प्रॉब्लम समझानी है, तो ठीक है। ऐसा कुछ है कि यार एक रिवर बह रही है,
बह रही है। समझ में आई बात? रिवर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक आदमी भी है, वो उसकी स्पीड वी एम है। कितनी है, वी एम। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, ध्यान से सुनना भैया बातें। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, देखो यहां पर तीन वेलोसिटीज पिक्चर में आएंगी। एक तो रिवर की वेलोसिटी, एक मैन की वेलोसिटी जो ग्राउंड पे खड़े होके दिखाई देगी, ग्राउंड ग्राउंड से, और एक वो वेलोसिटी जो रिवर के अंदर जाके दिखाई देगी। तीन वेलोसिटीज यहाँ रहती हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब रिवर के साथ बहते बहते, रिवर के साथ बहते बहते जो मैन की वेलोसिटी दिखाई देगी वो। तो ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। समझे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ये वीएम कौन सी है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है भैया। कौन सी है ये, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझने वाली बात है, मैं कुछ समझाता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, थोड़ी सी टेक्निकल बात। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ग्राउंड से खड़े होके आपको कौन सी स्पीड दिखाई देगी आदमी की। सर मुझे ना रिवर की वेलोसिटी की वजह से जो आदमी बहता जा रहा है वो भी दिखाई देगी, साथ में जुड़ के वो वाली वेलोसिटी भी दिखाई देगी जो आदमी खुद की कोशिश कर रहा है। आदमी खुद से कोशिश करके 2 मीटर पर सेकेंड अचीव कर पाता है, और रिवर बह रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो मुझे ये दोनों ही जुड़ के दिखाई देंगी 5 मीटर पर सेकेंड। या कुछ भी समझ लो कि आदमी रुके पानी में, अगर पानी कोई एफर्ट ना करे आदमी को आगे ले जाने में, आदमी खुद ही अपना एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर कुछ नहीं कर रही है, आदमी खुद कर रहा है। वो क्या है, वो अगर 5 मीटर पर सेकेंड है और रिवर बह रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ग्राउंड से खड़े होके आपको जो दिखाई देगी वो दोनों का सम दिखाई देगी। जो मैन का एफर्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझना बात ध्यान से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिख रही है ना, वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कौन सा, जो मैन खुद से कोशिश करता है। और वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी आदमी को आगे ले जा रही है, मुझे वो भी दिखाई देगी। साथ में जुड़ के क्या दिखाई देगी, जो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कोशिश कर रहा है, रिवर के रेस्पेक्ट में कोशिश कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसको एक और नाम दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मतलब अगर पानी रुका हो, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। समझना मेरी बात को, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर से मतलब यह है कि पानी रुका हुआ है और आदमी कोशिश कर रहा है, तो आदमी जो कोशिश करता है वो वाली तो दिखाई देगी ही देगी, साथ में वेलोसिटी ऑफ रिवर भी उसको मिल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो आदमी की वेलोसिटी मुझे दूर से देखने पे पता लग रही है, वो ये वाली प्लस ये वाली दिखती है। समझ में आई बात? ये कब है, जब आदमी डाउन दी स्ट्रीम जा रहा है। क्या, कहां क्या कर रहा है, डाउन दी स्ट्रीम जा रहा है। मतलब अगर आदमी बहती रिवर के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, आदमी भी इधर ही तैर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं राजू, डाउन स्ट्रीम। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन
विद ग्राउंड से देखने पे क्या पता लगेगी, VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अरे हाँ या ना, मजबूत बनो भैया, मजबूत, ठीक है। और अगर अप स्ट्रीम आएगा, अप स्ट्रीम कहते हैं रिवर में चढ़ाई करना, रिवर फ्लो के अगेंस्ट बहना, रिवर फ्लो के अगेंस्ट बहना, VR। और अगर आदमी इधर बह रहा हो, VMR। तो आज मुझे ग्राउंड से देखने पे क्या पता लगेगा कि यार आदमी इतना एफर्ट कर रहा है, इतना एफर्ट कर रहा है कि रिवर के एफर्ट को कैंसिल करना पड़ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे क्या दिखाई देगी कि आदमी की 5 मीटर पर सेकंड है, रिवर की भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो आदमी वहीं हाथ चला रहा है, बस नेट जीरो हो गई। समझ में आई बात? आदमी 5 मीटर पर सेकंड से जाना चाहता है, कोशिश कर रहा है, और रिवर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो नेट 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो क्या मुझे माइनस करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो डाउन स्ट्रीम के केस में माइनस, अप स्ट्रीम के केस में प्लस। अप स्ट्रीम के केस, उल्टा बोल गया सॉरी, डाउन स्ट्रीम जब बह रहा है रिवर के साथ फ्लो में जा रहा है तो प्लस, और अगेंस्ट जा रहा है तो माइनस। बात भी समझ में आती है, लॉजिकल पॉइंट है। बात समझ में आई क्या? मान लो कि रिवर को क्रॉस करना चाहे, अभी तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस था, मैं कह रहा हूं कि मान लो वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है, ये थर्ड केस है। ध्यान देना भैया, समझ में आएगी बात। आदमी यहां से चला, ठीक है, इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है जो रिवर की है, वो कितनी हो गई, VR। ठीक है, VR। और ये जो तुम्हारा आदमी है, ध्यान से सुनना, ये किसी एंगल पे निकला है यहां से, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये क्या चाहता है कि मैं बिल्कुल सीधा चला जाऊं। रिवर क्रॉसिंग का केस है, किसका केस है, रिवर क्रॉसिंग। कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, ये सवाल है। एक बच्चा कहे कि मास्टर सीधा ही निकाल दे इसको, इसको इसको इधर न ले जाके सीधा ही भेज दे मास्टर, ऐसे क्यों नहीं भेज रहा है? तो जब ये ऐसे जाएगा ना मेरे भाई, जब ऐसे निकलेगा, ध्यान देना, क्या है ये, VMR। तो खुद वो इधर जा रहा है, रिवर उसको आगे धक्का दे रही, तो रिजल्टेंट कहीं आएगा, यहां पहुंचेगा ये। अगर वो रिवर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर निकलेगा तो परपेंडिकुलर पहुंच नहीं पाएगा। समझ में आई बात? वो कहां पहुंचेगा, वो कहां पहुंचेगा, कहीं यहां पहुंचेगा भाई। समझ में आई बात? लेकिन अगर वो किसी एंगल पे निकलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहां पहुंच पाए। समझ में आई बात? तो ये वाली कंडीशन ये है, परपेंडिकुलर क्रॉसिंग। कौन सा केस है ये, परपेंडिकुलर क्रॉसिंग। और ये कौन सा केस है, अब इसको समझ ही लो फिलहाल। इस वाले केस में शॉर्टेस्ट टाइम में, ये वाला केस कौन सा है, रिवर क्रॉसिंग इन मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम, क्रॉसिंग इन मिनिमम टाइम। समझ में आई बात? परपेंडिकुलर क्रॉसिंग और क्रॉसिंग इन मिनिमम टाइम। तो जो रिवर क्रॉसिंग है भैया, परपेंडिकुलर क्रॉसिंग में जब वो यहां पे रीच करना है, उसे बिल्कुल एकदम ऑपोजिट जाना है, ठीक है। तो इस वाले केस में अब VMR के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कितना होगा, VMR cos थीटा, और इधर कितना आएगा, समझा रखा है,
वी एम आर साइन थीटा। समझ में आई बात? सर तू कंपोनेंट क्यों रिजॉल्व कर रहा है? तो ध्यान दो, इस वेलोसिटी के दो काम हो गए। एक काम है इस रिवर की वेलोसिटी से लड़ना, और एक है रिवर को क्रॉस करना, और पार्टिकल को ऐसे सीधा ले जाए, आदमी को ऐसे सीधा ले जाए। तो कैंसिल करने के लिए वी एम आर साइन थीटा को वी एम आर साइन थीटा, कंडीशन है ये राजू, वी एम आर साइन थीटा को किसके इक्वल होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रिवर के इक्वल। तो यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा? यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाय वी एम आर। ये कंडीशन है। और कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा? मान लो कि जो रिवर विड्थ है वो कितनी है? डी। रिवर विड्थ कितनी है? डी। तो डी आ जाए, टाइम आ जाएगा डी डिवाइडेड बाय, कौन रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस करवाने के लिए? वी एम आर कॉस थीटा। तो डी डिवाइडेड बाय वी एम आर कॉस थीटा। समझ में आई बात? वी एम आर कॉस थीटा। अब क्रॉसिंग करनी है हमें कब? मिनिमम टाइम में। मिनिमम टाइम, ये टाइम मिनिमम नहीं है, ये तो कंडीशन हो गई, और ये टाइम आ गया क्रॉसिंग का। मैं कह रहा हूं कि मुझे टाइम मिनिमम चाहिए भाई, मिनिमम चाहिए। तो इस वाले केस में ऐसे 90 डिग्री पे निकलता है रिवर के परपेंडिकुलर, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है? वी एम आर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी आर वेक्टर। समझ में आ गई बात? ये कंडीशन है पहली बात तो मिनिमम टाइम की। मिनिमम टाइम के लिए क्या हो गई? कंडीशन हो गई भैया, क्या हो गई? कंडीशन, ठीक है? क्या हो गई? कंडीशन। तो टी मिनिमम क्या आएगा? ध्यान दो, क्या इस बार वीएमआर खुद ही आ गया परपेंडिकुलर रिवर क्रॉस कराने के लिए? क्या वीएमआर खुद ही पूरा रेस्पॉन्सिबल है? अरे हाँ या ना? तो डी डिवाइडेड बाय वीएमआर। डी डिवाइडेड बाय वीएमआर। समझ में आई बात? एक सवाल करते हैं लास्ट ईयर में आया हुआ, और फिर अपने अपने घर जाते हैं। देखना सवाल को, सवाल कितना आसान पूछा गया। INJSO 2019 का सवाल। एक रिवर है, बह रही है 4 किलोमीटर पर आवर से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। टू स्विमर हैं P एंड Q, बोथ स्विम एट 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर से क्या मतलब है? यानी विद रेस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी बताई गई है, विद रेस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी बताई गई है। द मिनिमम टाइम इन विच it is possible for the swimmers to cross the river in T minimum. The minimum time in which it is possible for the swimmers to cross the river is T minimum, या is होगा, या in T minimum, ठीक है? Both of them start swimming from the same point O on the bank of river. ठीक है, O पॉइंट कहां है? बैंक ऑफ रिवर पे। Q परपेंडिकुलर निकल गया, दिख रहा है क्या? Q कैसे निकल गया? ये Q है जो परपेंडिकुलर गया, और P किसी एंगल पे निकला। क्या ये दोनों ही केस अभी डिस्कस करें? Both of them start swimming from the same point O on the bank of the river in different directions as shown. The point X is directly across from the point O. बिल्कुल उसके अपोजिट पॉइंट है X। अरे हाँ या ना? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो भी पढ़ाया उससे बताओ। तो जो पढ़ाया बिल्कुल वही सवाल है, ठीक है? पॉइंट O से दोनों P और Q दोनों शुरू हुए। Q परपेंडिकुलर गया है और P किसी एंगल पे गया है। टाइम बताना है सिर्फ, तो जरा देखो क्या करना है इसमें। क्या यही डिस्कस किया हमने अभी कि जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? मिनिमम टाइम में। बात समझ में आई क्या? और ये वाला बिल्कुल परपेंडिकुलर तो पहुंच जाएगा, बात समझ में आई क्या? लेकिन मिनिमम टाइम में नहीं। तो कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है जरा बताओ? कौन कौन कौन? P will reach a point somewhere east of X in T minimum.
Q will reach a point somewhere east of X. Q कहीं यहां जाके पहुंचेगा, यहां Q पहुंचेगा और यहां P पहुंचेगा। समझ में आई बात? P यहां पहुंचेगा, ये P है, ये Q है, और Q कहीं यहां पहुंचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? D इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चों इसी के साथ कहानी खत्म करते हैं, होमवर्क पकड़ते हैं और अपने अपने घर को निकलते हैं। ठीक है? होमवर्क वाली स्लाइड किधर गई? किधर गई होमवर्क? बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, मैं उनको प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊंगा। ठीक है? तो आपको एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, इनके रिलेटिव मोशन को टारगेट करना है। समझ में आई बात? ठीक है भैया, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।